सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। देखिए ये है आर्टिकल का पार्ट 3 है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, तो जाइए और उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में भी जाकर के आपको वीडियो मिल जाने वाली है। अभी हमने सोचा है कि कंप्लीट टॉपिक डालना है, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए, कितने ही पार्ट्स क्यों ना बन जाए, क्योंकि यूट्यूब पे इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस फ्री में नहीं है, आधा अधूरा है ना, उन्होंने अपलोड किया हुआ है, यूट्यूबर्स थे जैसा कि मैंने देखा हुआ है, ठीक है। अभी ये है पार्ट 3, तो हम चीजों को स्टार्ट करते हैं सो दैट चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये पीडीएफ है। अब यहाँ पे हम ए और एन का यूज देखते हैं। इससे पहले मैंने इडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए और एन भी करा दिया था पार्ट 2 के अंदर। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सही होंगे या इनमें कोई एरर है। लेकिन सभी के अंदर आपको दिख रहा होगा ए का यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ ए है, मतलब आर्टिकल ए और एन का यूज आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। एन आ गया, ये ए आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सभी में आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन अगर हम इसका रूल सीख लेते हैं कि क्यों यूज करना है, सो इट विल बी क्वाइट वेल फॉर यू। सो आई होप कि आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं। नोट करते जाइए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास ना। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, और लगाया जाएगा या असर्टेन या सम। समझिए, कभी भी अगर ऐसे लिखा जाए अ या असर्टेन, या लिखा जाए असर्टेन या लिखा जाए सम, तो इन तीनों का ही अपने आप में मतलब होता है कुछ, सॉरी कोई। क्या होता है इसका मतलब? कोई। कोई मतलब एनी। अभी कब यूज किया जाता है? जब अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेंज है। कोई व्यक्ति क्या है आपके लिए? स्ट्रेंज है, मतलब अजनबी है। क्या है? अजनबी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्या लगाते हैं? ए का यूज करते हैं। ऑल्दो आपको पता है हम नाम के पहले तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे अ राहुल, एन अमित कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इस सेंस में कहा जा सकता है। अब इधर देखिए कैसे। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू की कि अ राहुल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या है? और ये सही सेंटेंस है, पहले ये समझिए। इसका मतलब ये है कि एक कोई व्यक्ति है राहुल, उसका बस मुझे नाम पता है, और आप यहां बैठे हुए, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अ राहुल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि आप तो उसे जानते हो, लेकिन वो मेरे लिए अननोन है या स्ट्रेंज है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लगा सकते हैं राहुल, या इसी को हम बोल सकते हैं अ सर्टेन राहुल इज वेटिंग फॉर यू। ये इसका मतलब भी क्या है? कोई व्यक्ति अज्ञात है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं अज्ञात है, कोई स्ट्रेंज है ना, अजनबी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन आपके लिए वो नोन हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम सम भी लगा सकते हैं। सम राहुल इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ सम मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ का सेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंज पर्सन है, अननोन है, अजनबी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। समझ में आया? तो ये कहना राहुल इज वेटिंग फॉर यू या राहुल वांट्स टू मीट यू, ये सही है। समझ में आया? एन अमित वांट्स टू टॉक टू यू। कोई अमित है, देखो अमित के पहले एन लगा दिया मैंने, क्योंकि आर्टिकल एन लगेगा। एन अमित वांट्स टू मीट यू, इसका मतलब कोई अमित है ना, जिसको नहीं जानते हैं, वो स्ट्रेंज है, तो वो आपसे मिलना चाहता है। तो सेंटेंस सही है एकदम। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल था पहला कि कभी भी ए या असर्टेन या सम लगाना हो तो वो कोई के सेंस में सही माना जाता है। हालांकि आपको सेंटेंस लगेगा थोड़ा सा अटपटा या गलत। जैसा भी मैंने बताया, एन अमित इज टीचिंग हियर, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा, अरे भाई यहाँ पढ़ा कौन रहा है, तो आपने बोला सर एन अमित इज टीचिंग हियर। कोई अमित है, अमित के पहले क्या आ जाएगा? एन, इसका मतलब है कोई। तो कोई अमित है जो पढ़ा रहा है, तो भाई कोई तो पढ़ा रहा है ना यहाँ पे। तो वो नाम बस उसे उन्हें पता है, या आपको पता है कि उसका नाम है अमित। आगे बढ़ सकते हैं। अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। क्या लिखा हुआ है? अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपने बोला एक काउ है जो, वो क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल, मतलब घरेलू, है ना, पशु होती है, वो एनिमल होती है। अब आप बताइए, इसी का सेंस हमारा ये नहीं आ रहा है, ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल? क्या ये नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। इसका मतलब हम किसी एक काउ की बात नहीं कर रहे। तो अगर किसी एनिमल के पहले ए लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है पूरी जाति के लिए, जितनी भी दुनिया की मतलब काउज हैं, उन सभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे हमने यूज किया अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये अ डॉग मतलब कोई एक डॉग नहीं है, इसका मतलब उसके सभी डॉग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो ये कहना सही है, लेकिन सेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखिए।
आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। थर्ड, राहुल इज अ महात्मा गांधी ऑफ हिज फैमिली। ये क्या है कि महात्मा गांधी, राहुल महात्मा गांधी थोड़ी ना हो सकता है, राहुल महात्मा गांधी थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी की क्वालिटीज है। आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, हम किसी के बारे में कोई हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो हम इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे राहुल इज अ महात्मा गांधी ऑफ हिज फैमिली, इसका मतलब राहुल उसकी फैमिली का महात्मा गांधी है। कहने का मतलब है शायद राहुल महात्मा गांधी जी जैसे हमेशा सच बोलते थे, तो शायद राहुल भी सच बोलता हूं। मतलब हम बोल सकते हैं लाइक मतलब की तरह है, की तरह होना, उनके अंदर वैसी क्वालिटीज होना, तो शायद क्वालिटी होगी, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू शायद राहुल ऐसा भी हो जो कि वायलेंस को सपोर्ट ना करता हो, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता हो, अहिंसावादी हो, उस सेंस में भी ये बोला जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं यू आर अ सचिन तेंदुलकर, हम बोल सकते हैं, इसका मतलब शायद आप, है ना, सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकते, लेकिन उसकी तरह खेलते हो, क्रिकेट खेलता था, तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो वी मेक द सेंटेंस लाइक दिस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आई हैव 1000 रुपी नोट। अब देखिए, अगर कभी भी लिखा जाए 1000 लिखा जाए, क्या लिखा जाए 1000, मतलब यूनिट के बारे में बात हो जाए, नंबर्स के बारे में आ जाए, 100 लिखा जाए 100, ठीक है, डजन लिखा जाए, ठीक है, हाफ लिखा आ जाए, तो ये सब क्या है, ये है यूनिट, है ना, मेजरमेंट की यूनिट है। अब इसमें क्या होगा कि आपको इसके पहले ए या एन का यूज करना ही करना है, ए और एन का यूज करना ही है। अब इधर देखिए, ये सेंटेंस ऐसे आता है आई हैव 1000 रुपी नोट, तो ये कहना गलत हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आई हैव अ 1000 रुपी नोट। समझ आया? क्योंकि ये जो ए है ना, ये किसके लिए यूज हो रहा है, नोट के लिए, कि मेरे पास जो 1000 रुपीज का एक नोट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इधर देखिए, अगर मैं बोलूं 2.5 kg, अगर आपको ये इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2, ऐसे लिखेंगे 2 and a half kgs, कैसे लिखेंगे, 2 and a half kgs, मतलब 2 है और आधा हिस्सा है, तो उसको आधे को हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2 and half kgs, ये कहना गलत है। क्या बोलेंगे, 2 and a half kgs, क्योंकि मैंने बताया इनके साथ आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा, और ये पेपर में बार बार पूछ भी लिया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। आगे बढ़ सकते हैं चीजों को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है व्हाट अ बिग हाउस। अब देखिए, इनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेम का साइन ये होता है ना, जब ऐसा कोई साइन आ जाए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ ना एक्सक्लेमेटरी, है ना, एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो इसका मतलब है जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, खराब लगती है, तो ऐसे, है ना, चौंक नहीं जाते, हम चौंक जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं अरे यार कितना बड़ा घर, या हम बोलते हैं कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं व्हाट अ बिग हाउस, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू। या हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन वाला साइन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वर्ड से स्टार्ट होते हैं, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब पेपर में आएगा व्हाट ब्यूटीफुल हाउस, तो अ लगाकर, आ ना लगा करके आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सक्लेम नहीं कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल टास्क है। अब दो वर्ड याद रखिएगा, कभी भी लिखा जाए रेदर या लिखा जाए क्वाइट, ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा इनके साथ ए या एन का यूज करना ही है। यहाँ पे इस सेंस में देखिए, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल के लिए हम एन लगा रहे हैं, टास्क इट इज रेदर अ पिटी, है ना। अब ऐसे पेपर में आ जाएगा इट इज रेदर पिटी, तो ये कहना गलत है, आपको लगाना पड़ेगा इट इज रेदर अ पिटी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए एक लास्ट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल फाउंड हर अ बेड, तो यहां पे आप इधर देखिए, यहां जो ये सेंस है इसका, ये सेंस जानिए क्या है। राहुल फाउंड हर अ बेड, उसको, है ना, इसका मतलब क्या है, राहुल फाउंड हर ऑन अ बेड, इसका मतलब क्या है, राहुल ने उसे एक बेड पर पाया। तो याद रखिए, ऑन के सेंस में अगर हम ऑन नहीं लगाना चाहते हैं,
है ना। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली ये कर देंगे, क्या, ऑन हटा दीजिए, अ बैड सही है, राहुल फाउंड हर ऑन बेड, या आप मतलब यहां से ए हटा दो आप, राहुल फाउंड हर ऑन बेड, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, राहुल फाउंड हर अ बेड। ऑन के सेंस में भी आर्टिकल का यूज किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने मिक्स करके करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स के दो टाइप है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स, है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के सारे रूल्स हमने कर लिए, ए और एन के। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की ना। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल में क्या जाता था, आपको बताया था मैंने, द, है ना, द का यूज हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं छोटी सी, यहाँ पे है ए एन वर्सेस द, मतलब कहां ए एन और कहां पे द का यूज किया जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, और द पॉइंट यू नीड टू लर्न हियर। देखिए अब कैसे, अगर कभी भी, जैसे मैंने छोटी सी स्टोरी तैयार की हुई है, देखिए छोटी सी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में आपको या तो ए एन फिल करना है या द यूज करना है ना। ए एन और द मतलब डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों का यूज करना है। अब वो देखते हैं कि कैसे यूज होगा। अगर देखा जाए, देखिए अगर देखा जाए, अब मैं बता देता हूं कैसे यूज होते हैं। अगर ए और एन कभी भी हमें यूज करना है ना कोई स्टोरी बनाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन, अगर किसी भी चीज का हम पहली बार इंट्रोडक्शन दे रहे हो तब आप ए और एन का यूज करेंगे। अगर आप द का यूज करना चाहते हैं तो कब यूज होगा, फॉर रेपिटेशन। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पहले बात हो चुकी है फिर उसको रिपीट किए जा रहे हैं तब हमें लगाना पड़ेगा द। अब देखिए ये छोटी सी स्टोरी है, इसके बिहार पे आप चीजों को समझ पाएंगे। लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड डैश किंग विद हिज क्वीन। इसका मतलब अब यहां किंग की पहली बार बात हुई है, बताइए ही नहीं। अरे भाई अभी तो स्टोरी बनी है तो किंग की पहली बार बात हुई है, तो क्या आना चाहिए, अ किंग, ना कि द किंग। ये देखिए ए और एन का यूज होता है फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, तो क्या जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग विद हिज क्वीन। अब बात करते हैं, डैश किंग वाज वेरी वाइज, है ना, बहुत वाइज था। अब यहां पे आपको क्या यूज करना है, द। क्यों यूज करना है, क्योंकि अब किंग का यहां पे हमने एक बार यूज कर लिया, तो सेकंड टाइम रिपीटेशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, किंग, और सॉरी द किंग वाज वेरी वाइज, ही हैड। अब देखिए ये जो सन है, सन के बारे में बात हो रही है पहली बार, तो क्या बोलेंगे, ही हैड अ सन, एंड डॉटर के बारे में पहली बात हो रही है, अ डॉटर, है ना, ही हैड अ सन एंड अ डॉटर। बट फिर से किंग की बात हो गई तो क्या लगाएंगे, बट द किंग वांटेड टू मैरी। अब देखिए प्रिंसेस की बात हुई है ना, प्रिंसेस की बात हुई है पहली बार, ये अलग है कोई, तो ही वांटेड टू, द किंग वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस हु वाज इन लव विद, फिर से आगे किंग, तो यहां पे क्या लगाना है, द किंग, तो समझे। व्हेन डैश क्वीन केम टू नो अबाउट इट। अब यहाँ क्वीन दो बार आ गए, मतलब पहले भी हमने देखा था क्वीन आ गया, अब यहाँ आ रहा है व्हेन द क्वीन, व्हेन द क्वीन केम टू नो अबाउट इट शी रिवोल्टेड अगेंस्ट, फिर से आ गया तो आ जाएगा द किंग। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपने समझ लिया कि अच्छा ए और एन का हम यूज तब करते हैं जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का दे रहे हो या किसी वस्तु या व्यक्ति का, लेकिन द जब चीजों को रेपिटेशन मोड पे रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं अच्छे से। देखिए ये डीप अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं, पूरे अच्छे से रूल्स कराए जाएंगे, चाहे 10 वीडियो क्यों ना बन जाए, है ना, चाहे 10 अलग अलग पार्ट्स क्यों ना बन जाए, 3 घंटे 4 घंटे जितने की वीडियो बनेगी, तो हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, लेकिन पूरा, है ना, फ्रॉम इजी टू एडवांस पूरा अच्छे से कवर अप करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स पूरा करा लिए, आपको बता दिया ए एन। अब हम बात करने वाले, वी कैन डिस्कस अबाउट डेफिनिट आर्टिकल्स, एंड दिस इज नथिंग बट द। आपको पता है डेफिनिट आर्टिकल द को ही कहा जाता है जहां चीजों को आप डिफाइन कर पाते हैं ना। अब मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि द कहां कहां यूज होता है, तो सभी के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं कि सर द का यूज रिलीजियस थिंग्स के लिए हो सकता है ना, जोग्राफिकल थिंग्स के लिए हो सकता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, पब्लिकेशन हो सकता है, डिसीज हो सकता है, डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, यूनिक थिंग्स के लिए, पोस्ट वगैरह के लिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि ये चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अब समझिए, अगर मैं आपसे द की डेफिनेशन पूछूं तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हैज नो मीनिंग। द का कोई मतलब नहीं होता है जो हम यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, द हैज नो मीनिंग बट स्पेसिफिक सेंस, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक सेंस जरूर होता है। अगर उस सेंस को हमने गायब कर दिया, मतलब द नहीं लगाया, तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए,
साउंड ऑफ द। अब इसको साउंड बताना है आपको। कभी तो हम इसको द बोलते हैं, कभी तो हम इसको दी बोलते हैं। तो कब बोलते हैं द और दी, ठीक है। कब हम इसको द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, ये समझिए। तो जैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन की एक टेबल बताई थी, है ना, पार्ट 1 के अंदर, वो देख लेना। अब हम इसके बारे में बात करें, एक इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इनिशियल साउंड शुड बी कॉन्सोनेंट। जो इनिशियल साउंड है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए किसी भी वर्ड का। और इनिशियल साउंड शुड बी वाउल, मतलब वॉवेल होना चाहिए। वो आपको पता है, इ, उ मैंने बताया था आपको। और कॉन्सोनेंट में क, ख, ग, घ, कुछ ऐसा साउंड आना चाहिए। जैसे इधर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ये मैंने कितनी बार क्लासेस में भी कराता रहता हूँ। ईजी एक एग्जाम्पल, ये जो ईजी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया, है ना, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और ये एक फॉरेन वर्ड है, तो किसी दिन आपको मैं फॉरेन वर्ड्स की भी पूरी अच्छे से लिस्ट करवा दूंगा। हम बात करते हैं हम यहाँ, जैसे इधर देखिए, इसको पढ़ेंगे तो द आ रहा है, या दिल्ली में द आ रहा है, तो इसको हम द दिल्ली बोलेंगे या दी दिल्ली बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे द दिल्ली। क्या बोलेंगे? दिल्ली, द दिल्ली, ऐसे बोला जाएगा। अगर द बैग बोलेंगे या दी बैग बोलेंगे? फिर से बी आ रहा है मतलब ब, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, तो हम क्या बोलेंगे? द बैग। अब देखिए, द अमेरिका या दी अमेरिका, तो आ रहा है और जो साउंड होता है वो वाउल साउंड होता है। तो बस इसी से क्या हो जाएगा? दी अमेरिका। क्या बोला जाएगा? दी अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन ओशियन। फिर से आ रहा है ई का साउंड आ गया, तो क्या बोलेंगे हम इसे? दी इंडियन ओशियन। क्या बोला जाएगा? दी इंडियन ओशियन। ऑल्दो व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, तब आप द बोलिए, दी बोलिए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो वहां स्पोकन ही करनी है बस। अब इस पे ध्यान देने लग जाओगे, कहां द कहां दी, सो इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी बोलने में। देखिए, मैं हर बार हर बच्चे को बताता हूं, रिटन पैटर्न इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश। याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश अलग चीज होती है, रिटन पैटर्न, क्योंकि रिटन पैटर्न आप डीप में कर रहे हो, तो रिटन पैटर्न को आप डीप में कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है। समझ में आया पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने अलग अलग पॉइंट यहां बताया आपको कि रिलीजियस मैटर भी होता है, ज्योग्राफिकल की चीजों के लिए हम द लगाते हैं, जैसे नदियां हैं, पहाड़े हैं, माउंटेन्स, आपको पता है, कोर्स वगैरह है, द पीएम है, द सीएम है। अब इनका कंपाइलेशन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो द थोड़ा सा बड़ा रूल है, लेकिन अच्छे से पूरा प्रॉपर करवाया जाएगा। समझिए कैसे। अगर हम देखें, ये देखिए, रिलीजियस, क्या लिखा हुआ है? रिलीजियस। यहाँ है रिलीजियस मैटर पे अगर हम बात करें, तो आप बताइए, रिलीजियस मतलब धार्मिक। अब धार्मिक क्या क्या चीजें हो सकती है बताइए? ये धार्मिक क्या क्या, ये द के सारे रूल्स हैं। अब हम द के सारे रूल्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। जैसे रिलीजियस बुक होती है ना, रिलीजियस बुक। अब रिलीजियस बुक कौन सी होती है? जैसे रामायणा, है ना, महाभारता, गीता या बाइबल। तो कहने का मतलब है, इसके पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इसके पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा, है ना। जैसे आई यूजुअली रीड रामायणा, तो ये कहना गलत है, हम बोलेंगे आई यूजुअली रीड द रामायणा। समझ आया? तो द गीता, द बाइबल, द महाभारता, द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? आपको पता है, पवित्र हमारे ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना। होली बुक्स है, ये हमारी क्या है? होली बुक्स है, मतलब इसको पूजा जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, प्लेस, रिलीजियस प्लेस क्या हो जाएगा? जैसे अमरनाथ आपने सुना होगा, रिलीजियस प्लेस है ना। द मक्का है, द मदीना, मक्का मदीना आपने सुना है, तो रिलीजियस प्लेस, तो उसके पहले द लगाना ही पड़ेगा। द मक्का, द मदीना। कम्युनिटी के लिए अगर हम बात करें, तो द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, तो ये कम्युनिटी को बता रहे हैं पूरा, तो द लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ग्रुप, जैसे आ जाए द आरएसएस, द बजरंग दल, या कोई और भी कोई ग्रुप हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्या है? रिलीजियस। सारे पॉइंट मैंने करा दिए, है ना। तो ये चीजें हम अच्छे से कर लेंगे, तो द के सारे रूल, क्योंकि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए द के रूल्स बताइए, तो आप उसको गिनवाने लगते हैं, गिनवाना नहीं है, क्योंकि ऐसे उसकी बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे याद रखेंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, तो इसमें सारा कंबाइंड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें आ जाती है बताइए? पॉलिटिकल में पॉलिटिकल बुक आ जाती है ना, पॉलिटिकल बुक आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भाई द लगाना जरूरी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे हम, बोलेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
आगे बढ़ते हैं, द आईपीसी, तो ये बुक ही तो है एक टाइप की पॉलिटिकल की, द आईपीसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस, पॉलिटिकल प्लेस कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, तो उसको हम द लोकसभा, द राज्यसभा, द पार्लियामेंट कहना गलत है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं लिखवा रहा हूं, समझिए, ये मैंने पीडीएफ में बनाया हुआ है। द पार्लियामेंट, द हेवन, द गॉड या द हेल कहना बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो अ ग्रुप ऑफ, क्या, अ ग्रुप ऑफ आउल्स को हम क्या भी बोलते हैं, पार्लियामेंट, क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। मतलब अगर उल्लू, बहुत सारे उल्लू हैं, अगर वो एक साथ बैठे हुए हैं, क्या, अगर बहुत सारे उल्लू एक साथ बैठे हुए हैं तो उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। समझ में आया? पार्टी की बात करते हैं, पॉलिटिकल, अच्छा मैंने बता दिया। द गॉड कहना गलत है, द गॉड हेल्प्स मी कहते हैं आप, गॉड हेल्प्स मी मसली, है ना, या गो टू दी हेल बोला जाता है, गो टू दी हेल नहीं, गो टू हेल, है ना, हेवन या पार्लियामेंट, तो इसके साथ द लगाना गलत है। पार्टी में कांग्रेस, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, जो भी सिलेक्टिव पार्टीज है अपनी, उसके लिए, सब पार्टीज के लिए लगाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए द यूएसए, है ना, यूनाइटेड नेशन, फिर देखते हैं, सॉरी ये तो, अच्छा यूएसए अमेरिका वाला है, सॉरी मैं सोचा यूएनओ बोल दिया, ये ना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो द यूएनओ, द यूएसएसआर, द यूएई, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए पोस्ट के लिए देखते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट, द प्रेसिडेंट, द सीएम, द पीएम, द स्पीकर। ग्रुप के लिए देखते हैं, द एबीवीपी ग्रुप, सुना होगा आपने, कॉलेजेस में काम करते हैं, द एनएसयूआई, द सीवाईएसएस, तो ये सारे क्या है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने अच्छे से देख लिए। आगे बढ़ सकते हैं, बस ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आए हुए एक पॉइंट, इनके पहले द नहीं लगाना है आपने। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल प्लेस होंगे, एक गलत लिख दिया, प्लेस, ठीक है, कोई नहीं, से आप कर लेना। हिस्टोरिकल एम्पायर होंगे, कास्ट होगा, डायनेस्टी है, पीरियड या एज है, इवेंट है, मूवमेंट्स है, तो हमने इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस क्या हो सकते हैं, पानीपत, पानीपत हिस्टोरिकल प्लेस है ना, कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई है। दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल, लेकिन कुतुब मीनार के पहले द नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, समझिए, ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब अगर किसी पर्सन के नेम की बात हो जाए, किसी पर्सन की बात हो जाए या प्लेस की बात हो जाए, तो उसके पहले हम द नहीं लगाते, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम इधर द कुतुब मीनार नहीं कह सकते, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो याद रखिएगा। आगे एम्पायर में द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर हैं आपको पता है। कास्ट में बात करते हैं, द आर्यंस, सबसे पहले आर्यंस है, रेड इंडियंस, ना, अमेरिका के जो जनजाति है, ट्राइब्स, रेड इंडियंस कहा जाता है उन्हें, तो द रेड इंडियंस, द नेग्रोज, अफ्रीका के अंदर द नेग्रोज, है ना। डायनेस्टी के अंदर द स्लेवर डायनेस्टी, है ना, गुलाम वंश, आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश। फिर द चोला डायनेस्टी, चोल वंश, तो द लगाना जरूरी है इन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट पीरियड या एज के बारे में बात करते हैं ना, पीरियड या एज, स्टोन एज, आपने पढ़ा होगा, पत्थरों का काल था एक टाइम, हर चीज पत्थरों की बनाई जाती थी, मशीनें, मशीनें तो नहीं थी उस टाइम, सॉरी, जो भी उसके औजार हुआ करते थे, तो स्टोन एज। द रेनेसां, देखिए इसे रेनेसांस भी बोलते हैं, कुछ लोग रेनेसा भी बोलते हैं, रेनेसा मतलब रीबर्थ, रीबर्थ, उस टाइम जब विक्टोरियन एज चल रहा था, विक्टोरियन एज में रेनेसा बहुत एक चरम लेवल पर था, द रेनेसा हो गया। द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एज में भी एक अच्छे लेवल पे था। इवेंट की बात करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पता ही आपको, द व्हाइट रेवोल्यूशन, क्या हो जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, है ना, रेड रेवोल्यूशन, आपने पढ़े होंगे अलग अलग टाइप के जीएस के अंदर, सबके अंदर द, सबके साथ द लगाना है। मूवमेंट में बात कर लेते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए बहुत ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए जैसे मैंने लिखा द आईजीआई एयरपोर्ट, तो ये कहना गलत है, इनके साथ द लगाना सभी के साथ गलत है, क्यों, देखिए आईजीआई मतलब यहाँ गांधी आ रहा है ना, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आ रहा है नहीं, इंदिरा गांधी, तो इसके साथ अगर कोई नेम आ जाए, अभी मैंने बताया था, उसके पहले हम द नहीं लगाते। शिवाजी स्टेडियम, फिर से द नहीं आएगा। विक्टोरिया स्टेडियम नहीं आएगा द। इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है ना, प्लेस की बात हो जाएगी तब भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां सभी में हम द नहीं लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कराऊंगा। ऐसी पब्लिकेशन हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे सारे पॉइंट्स हम करते करते आगे बढ़ेंगे और पूरा हमारा क्या हो जाएगा ओवर ये द के सारे रूल्स। देखिए आर्टिकल्स थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो चीजों को थर्डली कंप्लीटली सीखना पड़ता है, तो उसे थोड़ा सा डीपली सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं वो हम आपको डील करवाएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन लिखे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।